मैं आपकी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। आप फरवरी में ईरान से भाग गए थे जब शासन के सुरक्षा बलों ने आपके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, जो शासन विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन भी करते थे। अब ज्यादा विस्तार में गए बिना, क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा और आपके ठिकाने की भी रक्षा करना चाहता हूँ, आपने ईरान से भागने का प्रबंध कैसे किया और आप अब कहाँ हैं? देखिए, मैं तुर्की में हूँ क्योंकि जब आप ईरान से भागते हैं तो आपके पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते। आपके पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते क्योंकि इस्लामी गणराज्य का ये पासपोर्ट आपको खूबसूरत जगहों तक नहीं ले जाता। ये आपको ज़रूरी जगहों पर ले जाता है, जहाँ जाना मजबूरी होती है और विकल्प कम होते हैं। मेरे इज़राइली दोस्त मुझसे पूछते थे कि मैंने तुर्की क्यों चुना? क्योंकि मुझे मजबूरी में तुर्की ही चुनना पड़ा। ये आपके सवाल का पहला जवाब है। और मैं ईरान से भाग गया क्योंकि सरकार ने मुझे पहचान लिया था। शहर के लोगों के अनुसार वे मेरी तलाश में थे, मेरे हुलिये वाले व्यक्ति की तलाश में थे। जैसा कि आपने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को हुडी, चश्मा, काले मास्क और हर चीज से छुपा रहा था। वो व्यक्ति जो सब कुछ संभाल रहा था, जो लोगों को इशारे दे रहा था, लोग वही नारे मेरे पीछे पीछे दोहरा रहे थे। तो वे इसकी तलाश में थे, वे जिज्ञासु थे। ये काले मास्क वाला आदमी कौन था? जब वे आपकी तलाश कर रहे थे, तो आप देश से बाहर कैसे गए? देखिए, मैं पहले गया था। मैं देश से सबसे पहले बाहर नहीं जाना चाहता था। मुझे किसी भी चीज का यकीन नहीं था। इस स्थिति में मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि मैं तुरंत ईरान के अंदर छिप जाऊं। मैं देहात के एक घर में गया, एक ग्रामीण घर, पहाड़ों में एक दूरस्थ घर जो हमारे ही जिले में स्थित था। और फिर वहां हफ्तों तक छिपा रहा, लगभग 3 हफ्तों तक। और जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि शासन ने मेरे दोस्तों, एक परिवार और शासन से मुझे 100% पहचान लिया है। एजेंट्स दरवाजे पर थे, बस हमारे घर के दरवाजे को देख रहे थे। आप जानते हैं, 24 घंटे एक सफेद वैन वहां थी, सब कुछ का इंतजार कर रही थी। तो परिवार के सदस्यों और लोगों ने मुझे इशारा दिया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है, वे बस तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, तो बेहतर है कि तुम देश से बाहर निकल जाओ। तो 1 फरवरी की सुबह मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता था कि शासन ने मुझ पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है या नहीं। लेकिन अगर शासन को पता चल जाता कि मैं शायोन एक्स हूं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वे मुझ पर यात्रा प्रतिबंध लगा देते। लेकिन मैं निश्चित नहीं था, ये 50-50 था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक छोटे शहर में एक नेता आयोजक के रूप में पहचाना गया था। शासन आमतौर पर ऐसे लोगों पर यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाता। अगर उन्हें पता चलता कि मैं शायान एक्स हूं, तो वे जरूर डरते। शायन एक्स, वो आपका सोशल मीडिया वाला छद्म नाम था। लेकिन तकनीकी रूप से आपने भागने के लिए क्या किया? क्या आप कार से भागे या आप हवाई जहाज से निकले? मैंने उड़ान भरी। असल में मैं हवाई जहाज से निकल गया और मैं बहुत डरा हुआ था। मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं था। मेरे पास विकल्प नहीं था। ये मेरी स्वाभाविक और परिपक्व प्रतिक्रिया थी। लोग पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? अगर एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा? लेकिन मैं था, आप जानते हैं तो। और मैं बस सुबह सुबह बिना कोई टिकट लिए, बिना कोई इशारा दिए, कुछ भी नहीं, मैं बस तेहरान के एयरपोर्ट गया और जो सबसे जल्दी मिल सकती थी वही खरीद ली। मैंने टिकट ली और सच में मैं निकल गया। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप हमें दिसंबर और जनवरी के प्रदर्शनों के समय वापस ले चलें। आप कहाँ थे और उन प्रदर्शनों में आपकी क्या भूमिका थी? मैं सरी में था क्योंकि सरी मजंदरान प्रांत की राजधानी है। देखिए, ये पहली और एकमात्र बगावत थी जिसमें मैं मुख्य रूप से सिर्फ मजंदरान प्रांत में था। मैं पिछले आंदोलनों में तेहरान में था, आप जानते हैं। तो क्योंकि हम ईरान के शाह द्वारा विरोध के आह्वान का इंतजार कर रहे थे और हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर प्रांत इसमें शामिल हो। ये कुछ अलग है। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अपने प्रांत में, अपने जिले में, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सवातु ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहां हजारों लोग मौजूद हो।
आयोजक और नागरिक पत्रकार के रूप में मैं चाहता था कि विरोध प्रदर्शन सारी और शाबी में फैले, जिसे शासन ओएम शाह शहर कहता है। 1979 के बाद नाम बदल गया, लेकिन लोग अब भी इसे शहीद कहते हैं। मेरा गृहनगर सबातकू ऐतिहासिक रूप से खास है, क्योंकि वह पल्लवी वंश का गृहनगर है। तो मैं सारी में चीजों का आयोजन कर रहा था और मैं सड़कों पर उतरे लोगों की संख्या देखकर हैरान और चौंक गया। हजारों लोग जो भी शाह के नारे लगाते हुए बोले, ये आखिरी लड़ाई है और पल्लवी लौटेंगे, जिसमें देखिए वीडियो बनाना और फिल्मिंग करना मना है। ये प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे को बताते हैं कि अगर आप या कोई फिल्म बनाता है तो इसका मतलब है कि वे शासन के एजेंट है, क्योंकि वे लोगों की पहचान करना चाहते हैं। इतिहास के लिए सबूत चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाने के लिए भी सबूत चाहिए। आप जानते हैं, मैं वहां था, मेरे चारों ओर वे लोग थे जो मुझे साथी प्रदर्शनकारी के रूप में जानते थे। कुछ लोग, सभी नहीं, क्योंकि आप भीड़ के बीच में होते हैं। कुछ लोग अजनबी होते हैं, लेकिन अजनबी मुझ पर भौहें चढ़ा रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन मेरे साथी प्रदर्शनकारी हंस रहे थे क्योंकि कुछ लोग सच में मेरा फोन छीनना और तोड़ना चाहते थे। आप जानते हैं, क्योंकि वे बहुत गुस्से में थे। वे पूछ रहे थे, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? और मैंने कहा, मैं इसे मीडिया को भेजना चाहता हूं ताकि वे तुम्हारी बहादुरी देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या आपको उन प्रदर्शनों की वीडियो बनाते वक्त डर लगा? बिल्कुल, मुझे डर लग रहा था क्योंकि वीडियो बनाते समय आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं और सामने हो रही गोलियों या बाकी चीजों की चिंता नहीं करते। मैं जिंदा हूं, ये अपने आप में चमत्कार और अविश्वसनीय है। मेरी जिंदगी भी मेरे लिए अविश्वसनीय है। जब मैं ये कहानियां सुनाता हूं तब भी अगर लोग विश्वास नहीं करते तो मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि ये अविश्वसनीय और चमत्कारी है। क्या हुआ? मैं खास तौर पर 8 और 9 जनवरी की रातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो विरोध प्रदर्शनों की सबसे घातक रातें थी। मैं उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान 8 जनवरी को सारी में आपने जो वीडियो फिल्माया था, उसमें से एक वीडियो देखना चाहता हूं। चलिए एक नजर डालते हैं। क्या हम वापस आएंगे? Harumzade! Harumzade! Joey Joe! Joey Joe! जोविचो, हरुमजादे। जोविचो। रायन, वाकई में दिल दहला देने वाले दृश्य हैं जहां प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं, जावेद शाह जिंदाबाद, जब उन पर शासन के सुरक्षा बल गोली चला रही है। वाकई बहुत ही अफरा तफरी वाले दृश्य थे, लेकिन आप वहां थे तो हमें उन पलों में ले चलिए। जब आप ये फिल्मा रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप अपने आसपास लोगों को चोट खाते देख रहे थे? क्या इन प्रदर्शनों में आपके किसी दोस्त की मौत हुई थी? देखिए, ये तो बहुत जल्दी की बात है क्योंकि प्रदर्शन तो रात 8 बजे के लिए तय थे या कुछ ऐसा ही था। वो सुबह की बात थी। उस दिन मुझे सारी में नहीं, सबातकू में होना था क्योंकि शाह ने प्रदर्शन के लिए बुलाया था। ये खास था क्योंकि शाह ने 8 जनवरी और 9 जनवरी को प्रदर्शन के लिए बुलाया था। तो सबातकू मेरे लिए खास था क्योंकि मैं सबातकू ही था। मैं इस ऐतिहासिक जगह से आ रहा था और चाहता था कि मेरी जन्मभूमि की सड़कों पर हजारों लोग पहलवी वंश और ईरान की आजादी के समर्थन में नारे लगाए। शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही मैं सारी में था और शासन के एजेंटों ने, मैंने आपको अन्य फुटेज भी भेजे हैं जो दिखाते हैं कि शासन के एजेंट खुद को ऐसे तैनात कर रहे थे जैसे वे पूरी तरह से हथियारों से लैस हो। उन्होंने खुद को साद चौक के किनारे तैनात किया, जो सारी का मुख्य चौक है, और प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ थे। ये युद्ध जैसा था लेकिन बहुत अन्यायपूर्ण, क्योंकि शासन के एजेंट हथियारों और उपकरणों से लैस थे और गोली चलाने को तैयार रहते थे, लोगों को मार देते थे, और दूसरी तरफ के लोग निहत्थे थे, वे असहाय थे।
और उनके पास बस उनका एकमात्र हथियार उनके शब्द थे, उनके नारे थे, जैसे जावी शाह या ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी की वापसी होगी। तो और मैं भावुक हो गया। भले ही मैं एक संदेश पहुंचाने वाला स्वतंत्रता सेनानी था और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में नया नहीं था, फिर भी मैं इस अन्याय से भावुक और हैरान हो गया। और मैं वास्तव में ये सोच रहा था कि ईरानी लोगों के लिए हालात को कैसे बराबरी का बनाया जाए ताकि वे गोलीबारी और फिल्मांकन के बीच में भी सफल हो सकें। मैं उस दृश्य से बहुत भावुक हो गया था जिसे मैं फिल्मा रहा था, जैसा कि आप अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये कल्पना से परे था और हम अपनी जान बचाने के लिए गलियों में, सड़कों पर भागने लगे, आप जानते हैं। और कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। जो लोग कतारों में शासन के एजेंटों के करीब थे, उन्हें गोली मार दी गई, सारी में गोली मारकर मार डाला गया और वे पेड़ों से गिरते पत्तों की तरह गिर रहे थे, आप जानते हैं। और वे लोगों को मार रहे थे, बस लोगों को मार रहे थे, बिल्कुल करीब से। ये बिल्कुल करीब से था, जैसे उन्हें इंसानी जान की कोई परवाह नहीं थी। ये लोग एरियन जंगली है, वे आतंकवादी है और मुझे लगता है कि वे मरने के लायक है। वे मरने के लायक है क्योंकि इन लोगों को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें मानव अधिकारों की बुनियादी बातों की भी परवाह नहीं है। उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। इनमें से कुछ लोग किशोर थे, कुछ अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे, अपनी पत्नियों और पतियों के साथ थे, जैसा कि आपने दिखाया। वे अपने पतियों, पत्नियों और बच्चों के साथ है। पिताएं अपनी बेटियों के साथ विरोध प्रदर्शन में थीं।